व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के साथ में पिछले लेक्चर में मैं डिस्कस कर रहा था अल्केन्स। याद कीजिए, हम लोगों ने अल्केन्स का नॉमेनक्लेचर, अल्केन्स का आइसोमेरिज्म वगैरह पूरी तरीके से डिटेल में डिस्कस कर लिया था। और अब मेरे प्यारे लाडलो, मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एवर, जो कि आप लोगों को क्लास 11 पर्पस से, सिर्फ क्लास 11 पर्पस से नहीं पढ़ना है। गाइस, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ऐसा कोई नहीं करता होगा लेकिन मैं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगर आपने क्लास 11th में अभी जो मैं केमिकल रिएक्शंस पढ़ाने जा रहा हूं, अगर आपने इसको सिर्फ ये सोच के पढ़ लिया कि सिर्फ क्लास 11th में पढ़ो, एग्जाम दो, पास हो और आगे बढ़ो, तो गाइस आपका जेई और नीट देने का सपना, कभी सपना देने का तो पूरा हो जाएगा, क्लियर करने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। उसके पीछे एक सिंपल सा रीजन मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये चीज आप लोगों को यहां पर इंपॉर्टेंस तो देगी, लेकिन 12th में इसकी इंपॉर्टेंस 1000 गुना ज्यादा है। आप देखना, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक लाइव स्ट्रीम किया था। उस लाइव स्ट्रीम में मैंने 12th के बच्चों के लिए एक ट्रिक वीडियो बनाया था। बेसिकली ट्रिक पर क्लास ली थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वर्जन रिएक्शन कैसे किए जाए। वो कन्वर्जन रिएक्शन 12th का बच्चा रो देता है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता कि कन्वर्जन कैसे करूं, क्योंकि 12th में वो चीजें पढ़ाई नहीं जाती। क्योंकि 12th वाली बुक कहती कि यू हैव स्टडीड इन क्लास 11, क्लास 11th हमने पढ़ी नहीं। तो गाइस, अब जो मैं यहां पर एक एक रिएक्शन करा रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भी रिएक्शन हल्के में लेने की गलती मत करना। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, दैट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। सो बेसिकली यहां पर हम लोगों को मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स पढ़ना है। नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्केन्स का प्रिपरेशन अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ अल्केन्स की प्रिपरेशन तक नहीं, इसकी इंपॉर्टेंस अलग अलग प्रकार के कन्वर्जन केमिकल रिएक्शंस के अंदर भी होती है। तो देखो, यूं तो आपको जो भी अल्केन्स होते हैं ना, ये नेचुरली बहुत ज्यादा अमाउंट में मिल जाते हैं। जैसे कि आपको मीथेन गैस मिल जाती है, जो पेट्रोलियम वगैरह का एक्सट्रैक्शन जहां पर होता है, कोल वगैरह का जब आप हाइड्रोजिनेशन वगैरह करवा देते हो, तो ऐसी तो नेचुरली तो बहुत सारी मिल जाती है। लेकिन अगर आपको ऑथेंटिकली इसको लेबोरेटरी वगैरह में प्रिपेयर करना हो, तो लेबोरेटरी की हम लोग यहाँ पर प्रिपरेशन सीखेंगे। भाई नेचुरली कोई चीज़ प्रिपेयर हो गई तो वो सीखने का मतलब नहीं, क्योंकि उसकी कोई केमिकल प्रोसेस तो है नहीं। लेकिन वो चीज़ जो आप लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर रहे हो, हम वो सीखेंगे। और इसमें सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, दैट इज फ्रॉम unsaturated hydrocarbons, और इसका एक नाम आप और लिखेंगे, दैट इज हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। आपके जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनका आपको यहां पर हाइड्रोजिनेशन करना है। देखो कैसे। मान लो आपके पास में एक अल्कीन है, यू हैव एन अनसेचुरेटेड अल्कीन। आप लोग समझ ही गए हो, ये अनसेचुरेटेड है क्योंकि इसके पास में डबल बॉन्ड है। क्या है ये अल्कीन है। जब आप अल्कीन का ट्रीटमेंट हाइड्रोजन के साथ करोगे इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट पैलेडियम, पैलेडियम ना अवेलेबल हो तो प्लेटिनम ले लो, प्लेटिनम ना अवेलेबल हो तो निकल ले लो। भाई इन तीनों में से आप किसी को भी यूज कर सकते हो। क्यों? देखो मैं कारण बताता हूं। ये जो तुम्हारे पैलेडियम, प्लेटिनम और निकल होते हैं, ये डी ब्लॉक मेटल होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक में पाए जाते हैं पीरियोडिक टेबल के, और मेटल होते हैं। जब आप इन मेटल को एकदम बारीक पीस लोगे आटे जैसा, तो इनका सरफेस एरिया इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ये अपने अंदर हाइड्रोजन गैस को एडजॉर्ब कर लेते हैं। एडजॉर्ब मतलब सरफेस पर चिपका लेना। सरफेस पर तो चिपका ही लेते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन गैस को अपनी सरफेस पर चिपका लेते हैं कि ये हाइड्रोजन के सोर्स बन जाते हैं। मतलब अगर आपने इस केमिकल रिएक्शन में बाहर से हाइड्रोजन नहीं भी मिलाया, तो भी पैलेडियम, प्लेटिनम और निकल के पास खुद के पास में इतना हाइड्रोजन स्टोर्ड है कि इस रिएक्शन में सफिशिएंट सप्लाई कर देगा। इसीलिए पैलेडियम, प्लेटिनम और निकल आर द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। वाई रिड्यूसिंग? हाइड्रोजन सप्लाई करते हैं। ठीक है, आपको इसको हीट करना पड़ेगा।
थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा रूम टेम्परेचर से ज़्यादा। तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन इस पर अटैक करेगा, थोड़ा सा मैंने आगे मोड़ दिया इसको, इस पर अटैक करेगा और दूसरा हाइड्रोजन इस पर अटैक करेगा, तो ये आपको बनाकर दे देगा, यहां पर आपका हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाएगा और यहां पर भी आपका हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाएगा, यानी ये आपको मिल जाएगा अल्केन। तो ये आप लोगों ने बना लिया अल्केन। अगर मान लो इसके अलावा आपके पास में अल्काइन है, C ट्रिपल बॉन्ड C है, इफ यू हैव अल्काइन, तो क्या चिंता वाली बात है, कोई चिंता वाली बात नहीं। यहाँ पर आपने हाइड्रोजन के 1 मोल लिया, आपने इसको पैलेडियम, प्लेटिनम और निकल के साथ में किसी के साथ में भी ट्रीट कर दिया, एक हाइड्रोजन इस पर, एक हाइड्रोजन इस पर, ये कन्वर्ट हो गया तुम्हारे अल्कीन के अंदर, ये बन गया तुम्हारा अल्कीन। और फिर अल्कीन के साथ तो रिएक्शन आप लोग जानते ही हो, फिर हाइड्रोजन मिला दो, पैलेडियम डाल दो, प्लेटिनम डाल दो, निकल डाल दो, हीट कर दो, ये इस पर अटैक मारेगा, ये इस पर अटैक मारेगा, ये तुम्हारे पास में CH2 हो गया, ये तुम्हारे पास में 2 हाइड्रोजन बढ़ गया और ये तुम्हारा अल्केन बन गया। तो इस तरीके से मेरे लाडलो आप लोग अल्केन का फॉर्मेशन करते हो फ्रॉम अनसैचुरेटेड अल्कीन। यहाँ पर एक खास बात ध्यान रखना, स्टार बनाकर एक पॉइंट लिख लो, यूजुअली निकल जो होता है ना, निकल को ज्यादा हीटअप करवाना पड़ता है, निकल एज अ कैटलिस्ट ज्यादा हीटिंग इफेक्ट मांगता है हाइड्रोजन सप्लाई करने के लिए। समझ में आ गई बात आप लोगों को? तो निकल को यू हैव टू प्रोवाइड हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड with nickel as compared to पैलेडियम और प्लेटिनम। मतलब ये दोनों इजीली हाइड्रोजन छोड़ देते होंगे, इनके पास में जो हाइड्रोजन है उसको ये इजीली रिलीज करवा देते होंगे, इसलिए निकेल को ज्यादा हीटअप देना पड़ता होगा। ठीक है, ये जो मेटल है ना ये सॉलिड होता है, मतलब इसके पास में लेटाइस स्ट्रक्चर होता है। लेटाइस में बीच में जो वॉइड्स होते हैं, छेद, उसमें तो हाइड्रोजन बैठता ही बैठता है। सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से, बारीक पीसने की वजह से उसकी सरफेस पर भी पूरी तरीके से भर जाता है, तो हाइड्रोजन के बढ़िया सप्लायर हो जाते हैं ये। नोट कर लो, पहला प्रिपरेशन क्लियर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। आप देखो इसमें आप अल्काइन को अल्केन बना सकते हो, अल्कीन को आप अल्केन बना सकते हो। तो कोई केमिकल रिएक्शन हो सकता है आपको फ्यूचर में देखने को मिल जाए, कन्वर्ट अल्काइन या कन्वर्ट इथाइन इनटू इथेन। तो इथाइन को इथेन में कन्वर्ट करने का तरीका, तो इस रिएक्शन को मेरे नजरिए से देखो, इसको गंदी निगाहों से देखो, अश्लीलता के साथ देखो इसको तब आपको मजा आएगा इसको पढ़ने में। अगर आप इसको संस्कारी निगाहों से देखोगे तो सिर्फ 11th पास करके आगे बढ़ जाओगे, तो संस्कारिकता नहीं, इसको गंदी निगाहों से देखो कि इसके अलावा इसका और क्या यूज हो सकता है, ऐसे करके देखो तो मजा आएगा। ठीक है, चलो दूसरी केमिकल रिएक्शन इज फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। सर अल्काइल हैलाइड क्या मतलब होता है? ठीक है, सिखाते हैं। अल्काइल मतलब जानते हो ना, R CH3 C2H5 C3H7 और हैलाइड मतलब हेलोजन। अच्छा, इसका दूसरा नाम एक और हो सकता है हेलो अल्केन्स, यानी कि इनके अंदर आपके फ्लोरीन वाले ग्रुप के मेंबर जुड़े हुए होते हैं अल्केन के साथ, जैसे CH3Cl CH3Br CH3I C2H5Cl C2H5Br लाइकवाइज। तो ये आपका अल्काइल हैलाइड, या अल्काइल हेलोजन लिख दिया मैंने, अल्काइल हैलाइड लिखना था, अल्काइल हैलाइड। तो यहां पर क्या करना है प्यारे बच्चों, यहां पर आपके पास में 2 अलग अलग मेथड्स होती हैं। पहली मेथड के अंदर क्या करना होता है, दैट इज डायरेक्ट कन्वर्जन बाय यूजिंग जिंक एंड एसिड। जिंक और एसिड का इस्तेमाल करो, सीधा सीधा आपका काम खत्म हो जाएगा। कैसे? देखो, मान लो आपके पास में मिथाइल क्लोराइड है, तो मिथाइल क्लोराइड के अंदर आप क्या करो, जिंक डालो, एसिडिक मीडियम क्रिएट करो, जोरदार हीटिंग इफेक्ट दे दो, जोरदार हीटिंग इफेक्ट दे दो, एकदम धन झन 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 करता हुआ, ये आपको मीथेन बनाकर दे देगा। खत्म, गया, टाटा बाय बाय। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? लेकिन अगर मैं इसको और डिटेल में आपको पढ़ाऊं, वैसे तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो यहां पर भी आप एक काम करो, आप यहां पर हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर लो, तो रिएक्शन पूरी डिटेल में कंप्लीट हो जाएगी। अब ऐसा कर लो, तो अब देखो यहां पर क्या होगा, एसिडिक एनवायरनमेंट में जिंक की प्रेजेंस जब से हीट करोगे तो एक हाइड्रोजन यहां पर क्लोरीन पर अटैक करेगा और HCl को लेकर बाहर निकल लेगा, दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन पर अटैक करके इसको
मीथेन में कन्वर्ट कर लेगा, इट विल बिकम योर मीथेन। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट कन्वर्जन। अच्छा, ना सिर्फ ये, आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं, लाइक अगर आपके पास में CH3 CH2Cl है तो भी सेम रिएक्शन वर्क करेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप यहाँ पर जिंक डालो, एसिड डालो, हीट अप मारो, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 के अंदर और HCl बाहर हो जाएगा। बस यहाँ पर ध्यान रखना, बस यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्ट योर अल्काइल फ्लोराइड्स। अब यहाँ पर अल्काइल फ्लोराइड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि तुम्हारा जो फ्लोरीन होता है, ये जो तुम्हारा फ्लोरीन होता है ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और तो ये तुम्हारा अल्काइल ग्रुप का कार्बन होता है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये जो बॉन्ड बनेगा इट इज हाईली पोलर, इट इज ऑफ वेरी हाई पोलैरिटी एंड स्ट्रॉन्ग। अब इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ना आपके लिए इम्पॉसिबल टाइप हो जाता है। यहां पर आप क्या कर रहे हो, यहां पर आप इनके बीच का बॉन्ड तोड़ रहे हो। एक हाइड्रोजन क्लोरीन को लेकर जा रहा है और एक हाइड्रोजन इससे अटैच हो रहा है, तो आप इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ रहे हो। भाई जब बॉन्ड टूटेगा तभी तो तुमको अल्केन मिलेगा, लेकिन अगर बॉन्ड ही ना टूटे, अगर ये वाला बॉन्ड इतना ज्यादा मजबूत हो जाए कि टूटे नहीं, तो फिर तो रिएक्शन बनना इम्पॉसिबल है। तो ये चीज पॉसिबिलिटी के बाहर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास CH3 CH2Br है मान लो, तो आप यहाँ पर हाइड्रोजन लगाओ, जिंक डालो, एसिड डालो, हीट मारो, CH3 CH2CH3 यानी ये प्रोपेन में कन्वर्ट हो जाएगा और अब तुम्हारा HBr बन के बाहर हो जाएगा। तो बेटा डायरेक्ट कन्वर्जन इज अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक। ये मैंने अपने 12th वाले बच्चों को भी लाइव क्लास में सिखाई थी। उन गरीब बच्चों को क्या पता था कि ये इतनी इंपॉर्टेंट होगी, बेचारों ने ध्यान ही नहीं दिया, 11th में गड़बड़ी में आ गए। लेकिन तुम 11th के बच्चे शाणे हो, शानदार हो, प्यारे हो, मेरे लाडले हो, मेरे राज दुलारे हो, तुम लोगों को इधर ध्यान देना है, ठीक है? नोट मार लिया इसको, आगे बढ़े, पक्की बात, गुलगुलो। चलिए बहुत बढ़िया, दूसरी केमिकल रिएक्शन की तरफ चलते हैं, जो कि आ रही है एक नेम रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड में ही दूसरी रिएक्शन आ रही है जो कि आ रही है एक नेम रिएक्शन, जिसको मैं कहता हूं, मैं क्या कहता हूं, पूरी दुनिया कहती है वुड्स रिएक्शन। क्लास 12th, अगर इसका नाम आप क्लास 12th के स्टूडेंट के सामने ले लोगे, भाई साहब खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, क्योंकि उनका पूरा जीवन यही संवारता है, यही तो उनको आता है और यही सब जगह पूछा जाता है। तो देखो बच्चा लोग, वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, बेसिकली यू हैव टू टेक टू सिमिलर काइंड ऑफ अल्काइल हैलाइड। मतलब मेरा ऐसा मानना होता है, वैसे अभी मैं आपको NCERT की भाषा भी पढ़ाऊंगा, छिछोरी बुक है, समझाऊंगा, लेकिन अभी मेरी बात मानो, मेरे पे भरोसा है ना, तो मेरी बात आप ये मानो कि यू हैव टू टेक सिमिलर काइंड ऑफ, यू हैव टू टेक सिमिलर काइंड ऑफ अल्काइल हैलाइड, इट इज द बेस्ट। अगर आप सिमिलर काइंड ऑफ अल्काइल हैलाइड्स लेते हो तो ये सबसे बेस्ट होगा, इट विल बी बेस्ट। नहीं लेते हो तुम्हारी मर्जी, मैं तुमको प्रॉब्लम बता दूंगा, लेकिन अगर सेम लेते हो तो इट विल बी बेस्ट, पहला रीजन। लेकिन दूसरा, इसके अंदर जो आपको चीज समझनी है कि दिस रिएक्शन विल डबल, इट विल डबल द नंबर ऑफ कार्बन इन प्रोडक्ट। यानी जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा ना लाड लो, मेरे गुलगुलो, जो तुमको प्रोडक्ट मिलेगा ना उसमें कार्बन का नंबर डबल हो जाएगा। अब कैसे होगा देखते हैं। जैसे मान लो आपके पास में मिथाइल क्लोराइड है, क्या नाम है बच्चों इसका, मिथाइल क्लोराइड। मतलब आपने जो स्टार्टिंग रिएजेंट लिया है, इस स्टार्टिंग रिएजेंट में तुम्हारे सबस्ट्रेट में, सबस्ट्रेट बोलेंगे ना, कार्बन सप्लाई कर रहा है, तो तुम्हारे सबस्ट्रेट में कितने कार्बन है, एक। फिर तुमने यहां पर डाला है मेटल का टुकड़ा, सोडियम के मेटल का टुकड़ा। तो ये सोडियम का मेटल का टुकड़ा एक बीकर में केमिकल रिएक्शन हो रही है। इस बीकर में तुमने क्या करा, अल्काइल हैलाइड डाल दिया, मिथाइल क्लोराइड, फिर आपने इसमें ऊपर से सोडियम मिला दिया। तो सोडियम क्या करेगा, इस रिएक्शन मीडियम में क्या सिर्फ एक मिथाइल क्लोराइड होगा, क्या मिथाइल क्लोराइड का सिर्फ एक टुकड़ा होगा, नहीं, एक जैसे बहुत सारे मिथाइल क्लोराइड होंगे इसके अंदर, तो अनकाउंटेबल होंगे, जिसका कोई हिसाब ही नहीं हो। तो ये क्या करेगा, सोडियम इन्वायरमेंट में एक और मिथाइल क्लोराइड को ढूंढ लेगा, और आपने यहां पर ड्राई ईथर को ऐड करा है इन द फॉर्म ऑफ कैटलिस्ट। तो दो सोडियम दो क्लोरीन के साथ 2NaCl बन के बाहर हो जाएगा। अब बचा ये CH3 और ये CH3 है, दोनों कनेक्ट हो जाएंगे क्योंकि इनके पास में कुछ बचेगा ही नहीं। तो क्या बन गया तुम्हारा, इथेन।
तो जब आपने 2 मिथाइल क्लोराइड के टुकड़े लिए, मतलब आपका स्टार्टिंग मटेरियल जो था उसमें सिर्फ एक ही कार्बन है, इसको देख लो या इसको देख लो, हाँ 2 अलग अलग मॉलिक्यूल जरूर लिए लेकिन दोनों में एक ही कार्बन है। तो मतलब आप जो लिखोगे किताबों में वो क्या बोलोगे कि मैंने मिथाइल क्लोराइड लिया, मिथाइल क्लोराइड को सोडियम के साथ ट्रीट करा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो मुझे इथेन मिला, नंबर ऑफ कार्बन डबल हो गए, डबल हो गए। तो दिस इज कॉल्ड एज वुड्स रिएक्शन। हमेशा ध्यान रखना, यू हैव टू टेक बोथ द अल्काइल ग्रुप सेम, बिल्कुल सेम लेना है। अच्छा, अगर आप मान लो यहाँ पर CH3 CH2Cl ले रहे हो, इथाइल क्लोराइड, और अगर आप इथाइल क्लोराइड के अंदर सोडियम मिला रहे हो तो वो सोडियम इन्वायरमेंट में मौजूद, इन्वायरमेंट में अवेलेबल एक और इथाइल क्लोराइड को ढूंढ लेगा, और इथाइल क्लोराइड के साथ में क्योंकि आपने इन द फॉर्म ऑफ कैटलिस्ट डेफिनेटली ड्राई ईथर मिलाया है तो ये सोडियम इन दोनों के NaCl को लेकर बाहर भाग जाएगा। अब यहाँ पर बचा CH3 CH2 CH3 CH2, यहाँ पर भी तुमने लिखा CH3 CH2, तो ये CH2 CH3 बन के अटैच हो जाएगा, ये बन गया तुम्हारा ब्यूटेन 4 कार्बन वाला। देखो नंबर ऑफ कार्बन डबल हो गए, इसके पास में इथाइल क्लोराइड था 2 कार्बन वाला, ये भी इथाइल क्लोराइड है 2 कार्बन वाला, लेकिन ये क्या बन गया ब्यूटेन 4 कार्बन वाला। तो इस तरीके से आप लोग वुड्स रिएक्शन का इस्तेमाल करके भी अल्काइल हैलाइड को अल्केन में बदल सकते हो। लेकिन बस इसके अंदर एक बात ध्यान रखनी है कि सिमिलर काइंड ऑफ अल्काइल हैलाइड लोगे तो ये रिएक्शन बेस्ट काम करेगी, और अगर तुम लोग नंबर ऑफ कार्बन डबल करना चाहते हो तो ही ये रिएक्शन का इस्तेमाल करना। जैसे मान लो आपको दे दिया जाए, आपको पूछ लिया जाए कि इथाइल क्लोराइड को प्रोपेन में कन्वर्ट करो, इथाइल क्लोराइड को काय में कन्वर्ट करो, प्रोपेन में, तो प्रोपेन में 3 कार्बन है, इथाइल क्लोराइड में 2 कार्बन है, तो 1 कार्बन बढ़ाने के लिए क्या करें, 1 कार्बन बढ़ाने के लिए क्या टेक्निक का इस्तेमाल करोगे वो मैं आपको बताऊंगा। पहले जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो गुलगुलो। अच्छा, ये वुड्स रिएक्शन में भी अल्काइल फ्लोराइड का इस्तेमाल नहीं करना है, अल्काइल हैलाइड वाली रिएक्शन में अल्काइल फ्लोराइड को भूल ही जाओ, तोड़ेगा ही नहीं वो अपना बॉन्ड। ठीक है, क्लियर होता है ये बात, आगे बढ़े, चलिए ग्रेट। अब मुझे एक बात बताना, अगर आपको सिर्फ 1 कार्बन बढ़ाना है, इफ यू हैव टू इंक्रीज ओनली 1 कार्बन, तो आप यहां पर स्टार बना के केस लिखेंगे, इन केस ऑफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स, इन केस ऑफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स। अगर आपके पास में डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स है तो क्या होगा, देखो, तो जैसे मान लो तुम्हारे पास में यहां पर CH3 CH2Cl है, तुम्हारे पास में इथाइल क्लोराइड है, आपने इसमें 2 मोल्स ऑफ सोडियम डाले और आपने मान लो इसके अंदर मिला दिया मिथाइल क्लोराइड, क्योंकि आप चाहते हो, आप क्या चाहते हो कि आपको एक ऐसा कंपाउंड मिले इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर जिसमें 3 कार्बन हो, यानी आपको अल्केन चाहिए जिसमें कि 3 कार्बन हो। तो नो डाउट ये चीज होगी, नो डाउट ये चीज होगी, क्या होगी कि ये सोडियम 2 क्लोरीन को लेकर 2 NaCl बन के बाहर हो जाएगा, और ये क्लोरीन ये CH3 इसके साथ कंबाइन होकर CH3 CH2 CH3 बनाकर देगा, दैट इज योर प्रोपेन। नो डाउट ये रिएक्शन होगी। लेकिन बेटा एक बात मुझे बताओ, अभी मैंने आपको वुड्स रिएक्शन में क्या बात बताई कि भाई ये तुम्हारा चेंबर है, इस चेंबर में आपने आपके अल्काइल हैलाइड मिला दिए, अब इसमें आपने 2 अल्काइल हैलाइड मिला दिए, एक ये ब्लू कलर वाला, मान लो ये ब्लू कलर वाला जो तुम्हारा अल्काइल हैलाइड है ये CH3 CH2Cl है, वो वाला इथाइल क्लोराइड, और मान लो तुमने दूसरा वाला मिला दिया मिथाइल क्लोराइड, तो ये छोटा वाला काला वाला तुम्हारा मिथाइल क्लोराइड है, मिथाइल क्लोराइड। अब आपने यहाँ पर क्या करा, अब आपने इसमें ऊपर से मिलाया सोडियम, बहुत सारा सोडियम डाल दिया, अच्छा मुट्ठी भर के। तो अब सोडियम को क्या पता कि मुझे इसको और इसको जोड़ना है, भाई सोडियम तो आएगा और बोलेगा आ जाओ आ जाओ, क्योंकि आपने कंडीशन तो सेम मेंटेन करी है। तो कई बार ऐसा होगा कि एक जैसे 2 इथाइल क्लोराइड ही आ जाएंगे, एक जैसे 2 इथाइल क्लोराइड ही आ जाएंगे आपके सोडियम के पास, तो ये दोनों कनेक्ट होकर फिर क्या बना देंगे, ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 CH3 और 2 NaCl को बाहर कर देंगे। मतलब यहां पर ये पहला केस है
दूसरे केस में आप लोगों को ब्यूटेन बनता हुआ भी दिखाई देगा, ब्यूटेन भी दिखाई देगा, सेकेंड केस। और तीसरा केस तो आप लोग खुद ही समझ जाओ, कई बार ऐसा भी होगा कि ये दो CH3 आ जाएंगे और दो सोडियम के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, CH3 यानी इथेन, तो ये इथेन भी बना लेंगे। तो अगर आपने दो अलग अलग अल्काइल हैलाइड लिए तो यू विल गेट 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। तो इन केस ऑफ डिफरेंट अल्काइल हैलाइड वी विल obtain 3 डिफरेंट अल्केन्स। तो सर बुराई क्या है, सर बुराई क्या है, अगर प्रोपेन ब्यूटेन और इथेन मिल रहा है तो हमको प्रोपेन मिल रहा है, बुराई क्या है, अबे तीनों अल्केन से इनका सेपरेशन कैसे करोगे, इन तीनों का सेपरेशन मुश्किल है ना, आपको तीनों प्रोडक्ट तो इसी चेंबर के अंदर मिलेंगे। अब ये धीरे धीरे काय में बदलते आएंगे, प्रोडक्ट में, तब तुम्हारे सारे प्रोडक्ट इसके अंदर भर गए। अब इसके अंदर प्रोडक्ट के नाम पर क्या है, प्रोपेन भी है, प्रोडक्ट के नाम पर ब्यूटेन भी है और प्रोडक्ट के नाम पर इथेन भी है, तो अब तो तीनों इसके अंदर मिक्स हो गए, तो इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट, सो देयरफॉर इट बिकम्स डिफिकल्ट टू सेपरेट। इसीलिए हम लोग हमेशा इसको बोलते हैं कि भाई साहब सिमिलर काइंड के अल्काइल हैलाइड यूज करो वुड्स रिएक्शन के अंदर, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा और आपका काम खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप दो अलग अलग लोगे तो भी वुड्स रिएक्शन तो हो जाएगी, लेकिन तब आपको 3 प्रोडक्ट लिखने पड़ेंगे, ये बात का ध्यान रखना। दोनों में NaCl तो बाहर होना ही है, दोनों में NaCl बाहर होना है नो डाउट, लेकिन आपको 3 अलग 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 प्रोडक्ट दिखाई देंगे। अब इसको नोट कर लो, चलो मेरे लाडलो, ठीक है आगे बढ़े। क्या बात, इतना समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। बच्चा लोग ये रिएक्शंस को कोई भी हल्के में लेने की गलती ना करे, ना करे, क्योंकि क्लास 12th में जब हम कन्वर्जन रिएक्शंस में फंसेंगे तब हमें इनका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। चलिए तो अब हम लोग हमारी तीसरी और लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं, दैट इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब अब आप देख लो कि अगर आपको अल्केन्स बनाना है कभी भी लेबोरेटरी के अंदर तो आपके सामने 3 ही ऑप्शंस हैं, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड उठा लो, या तो अल्काइल हैलाइड उठा लो, या तो अल्कीन्स या अल्काइंस उठा लो। तो ठीक है भैया, बहुत इजी हो गई हमारे लिए चीज। चलिए अब कार्बोक्सिलिक एसिड में भी 2 रिएक्शंस होती है। पहली रिएक्शंस को बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। पहली रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, बहुत इजी होती है। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के अंदर हमेशा ध्यान रखना ये एक कार्बन कम कर देगा। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ऑलवेज डिक्रीज बाय 1 कार्बन। मतलब जो भी आप स्टार्टिंग मटेरियल लोगे, जैसे वुड्स में क्या बताया था, वुड्स में कार्बन का नंबर डबल हो जाता है प्रोडक्ट में, यहां पर प्रोडक्ट में कार्बन का नंबर 1 से रिड्यूस हो जाता है, 1 से कम हो जाता है। देखो मैं आपको सिखाता हूं, जैसे मान लो आपके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3COOH, क्या नाम दोगे इसको, सर 2 कार्बन का कंपाउंड है, कार्बन 1 कार्बन 2, इसलिए 2 कार्बन को हम बोलेंगे इथेन, और कार्बोक्सिलिक एसिड इसलिए लगाएंगे ओइक और एसिड, तो ये हो जाएगा तुम्हारा इथेनोइक एसिड। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहां पर इसका ट्रीटमेंट NaOH के साथ करना है ताकि ये H और OH पानी बन के बाहर हो जाए और आपको यहां पर सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड मिल जाए। इसको अपन क्या बोलेंगे, सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड, या आप इसको दूसरा नाम दे सकते हो सोडियम इथेनोएट, इट इज कॉल्ड एज सोडियम इथेनोएट। अब आपको क्या करना है, अब यहां पर डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में आप लोगों को एक बहुत जरूरी चीज करनी है, आपको यहां पर ऐड करना है सोडा लाइम, CaO प्लस NaOH, इट इज कॉल्ड एज सोडा लाइम, सोडा लाइम। वैसे कुछ कुछ किताबों में आपको सिर्फ CaO को सोडा लाइम के तौर पर लिखा हुआ दिखेगा और NCERT बेसिकली इस पूरे को सोडा लाइम कहती है। खैर ठीक है, कोई बात नहीं, आप दोनों को साथ में लिखो और सोडा लाइम लिख दो। अब देखो होगा क्या, ये सोडियम मिलकर Na2 बना लिए, ठीक है। अब ये कार्बन और इसके 2 ऑक्सीजन और तीसरा ऑक्सीजन ये ले लिया, तो कार्बन के 2 ऑक्सीजन तो ऑलरेडी थे और एक तीसरा इसने यहां से चुरा लिया, तो ये NH2CO3 बन के बाहर हो गया।
सोडियम कार्बोनेट। अब क्या बचा, अब आप बोलोगे कि सर ये NaOH जब आपने तोड़ ही दिया तो बस इसके हाइड्रोजन को क्यों छोड़ दिया और यहाँ पर CH3 को क्यों छोड़ दिया? तो ये CH3 और ये एक हाइड्रोजन मिलकर यहाँ पर बना लेंगे तुम्हारा मीथेन। आप देखो आपको क्या मिला, मीथेन। स्टार्टिंग मटेरियल क्या था, इथेन, यानी इथेनोइक एसिड वाला। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। हमेशा मतलब अगर आप यहाँ पर प्रोपेनोइक एसिड लोगे ना, प्रोपेनोइक एसिड, तो एक कार्बन Na2CO3 में कंज्यूम हो जाएगा, आपको यहाँ पर मिलेगा इथेन। यानी प्रोपेनोइक एसिड से आपको क्या मिल पाएगा, सिर्फ इथेन, एक कार्बन कम हो जाएगा। तो अगर आपको कभी फ्यूचर में ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन दे दी जाए जिसमें कि रिएक्टेंट के मुकाबले प्रोडक्ट में कार्बन कम है, तो आपको रिएक्शन को कुछ ऐसे घुमाना होगा कि वो कंपाउंड को पहले आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ, फिर उसका सॉल्ट बनाओ, फिर उसमें कार्बन कम कर दो। क्या बोलते हो? ठीक है, चलिए दूसरी रिएक्शन होती है एक नेम रिएक्शन। और जब भी किसी साइंटिस्ट का नाम आता है, जब भी किसी साइंटिस्ट का नाम आता है तो मेरे लाडलो तुम लोगों को दौड़कर उस रिएक्शन को पढ़ना होगा, क्योंकि भैया नेम रिएक्शन आर द की रिएक्शन। जैसे थोड़ी देर पहले वुड्स आई थी, वुड्स रिएक्शन कितनी इंपॉर्टेंट थी, वैसे कोलबेस अंकल की रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। कोलबेस रिएक्शन के अंदर बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है। आप आपके CH3COOH के 2 मोल्स उठाकर उसे पानी के 2 मोल्स के साथ इलेक्ट्रोलाइज करते हो। आप इसका क्या करते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो। क्या करते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो। अब इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर क्या होएगा, क्या होएगा मेरे प्यारे लाडलो? देखिए वो मैं आपको बताता हूं। ये COO और ये 2 कार्बन 2 मोल्स ऑफ CO2 बन के बाहर उड़ जाएगा, फुश, गया गया, खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, ये 2 CH3 आपस में जुड़कर CH3 बना लेंगे, यानी तुम्हारा इथेन बन गया। आप देखो आपने इथेनोइक एसिड से इथेन ही बनाया, यानी नंबर ऑफ कार्बन सेम रहे। यही फर्क है डीकार्बोक्सिलेशन और कोलबेस सिंथेसिस के अंदर, कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर। कोलबेस रिएक्शन के अलावा इसको कुछ कुछ किताबों में आप लोगों को, अगर आप कोई फॉरेन ऑथर पढ़ोगे तो इसको कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस करके स्पेसिफाई कर दिया जाता है, क्योंकि कोलबेस ने और भी कांड करे आगे, वो भी अपन देखेंगे। तो ये तुम्हारा इथेन बन गया। अब यहाँ पर क्या बचे, कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर मोर फ्रीक्वेंटली अगर आप यहाँ पर NaOH का इस्तेमाल कर लो तो वो और ज्यादा बेटर हो जाता है। और NaOH की जगह मैं अगर इसको डायरेक्ट लिख दूं, क्योंकि आपने ऊपर देख लिया है कि जब आप आपके इथेनोइक एसिड को NaOH के साथ ट्रीट करते हो तो ये सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड में बदल जाता है। तो ये बेसिकली कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, कोलबेस सिंथेसिस के अंदर आप पहले आपके कार्बोक्सिलिक एसिड को NaOH के साथ ट्रीट कर दो और CH3 डबल बॉन्ड ONA बना लो और फिर इसको ट्रीट करो वाटर के साथ। तो अब यहां पर क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ सेम रहेगा। बस यहां से ये Na के 2 मॉलिक्यूल यहां से वाटर में से 2 OH लेकर 2 मोल्स ऑफ NaOH बन के बाहर हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगी। तो प्रोडक्ट में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। जहां पर हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहा था वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस पर, अब हमें यहां पर NaOH और H2 मिलेगा। तो ये रिएक्शन ज्यादा फर्दर इस्तेमाल की जाती है कोलबेस सिंथेसिस के अंदर। तो हम लोग ये रिएक्शन इस्तेमाल करेंगे। क्या करा मैंने फिर बताता हूं। इथेनोइक एसिड को सोडियम के साथ ट्रीट करके सोडियम इथेनोइड बनाने तक तो आ गया था ना आपको, तो ये मैंने यहां पर रिपीट नहीं करा, यहां पर मैंने डायरेक्ट उठा लिया। 2 मोल्स लिए, वाटर के साथ इलेक्ट्रोलिसिस करा तो CO2 एज इट इज बाहर आ गया, CH3 एज इट इज बाहर आ गया, 2 Na 2 वाटर में से OH लेकर NaOH बन के बाहर हो गया, वाटर के 2 हाइड्रोजन बचे, वो रिएक्ट करके बाहर हो गए। इसको जरा नोट कर लो, फिर मैं आपको इसका मैकेनिज्म समझा देता हूं। वैसे मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा ना तो चीजें और ज्यादा बेटर तरीके से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो मैं ऊपर इसका मैकेनिज्म लिख देता हूं। ये रब कर देते डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन रब करके मैं आपको इसका मैकेनिज्म बताता हूं। जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो एक आपके पास में एनोड रहेगा। देखिए तो सबसे पहले क्या होगा, स्टेप नंबर 1 में मैं इसका स्टेप यहां लिख रहा हूं। तुम्हारा जो CH3 डबल बॉन्ड ONA है, तो ये Na पॉजिटिव O नेगेटिव के 2 मॉलिक्यूल्स है, तो ये टूट जाएगा।
2CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस 2Na पॉजिटिव में ये टूट जाएगा। अब क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, ये एनायन हो गया, ये एनायन दौड़ेगा एनोड की तरफ। अब समझ में आ गया केस, एनायन कहां दौड़ेगा? एनोड की तरफ, और एनोड पर जाकर ये हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो तुम्हारा 2CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव एनोड पर जाकर क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, गया, खत्म, टाटा बाय बाय। तो अब ये बन गया COO, 2CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये ऑक्सीजन के पास में ऐसा हो गया। तो अब क्या होगा? तुरंत यहां पर आपको होमोलेसिस होता हुआ दिखाई देगा। ये एक इलेक्ट्रॉन अपना ले लेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपना ले लेगा, तो ये बन जाएगा 2CH3 फ्री रेडिकल प्लस CO2 के 2 मॉलिक्यूल आपको बाहर उड़ते हुए नजर आएंगे। अब क्या हुआ? ये तुम्हारा CH3 जो है ये फ्री रेडिकल के फॉर्म में आ गया। अब आप लोग जानते हो कि फ्री रेडिकल तो भाई साहब बहुत रिएक्टिव होता है, उससे कंट्रोल ही नहीं होता, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और ये जुड़कर CH3 बना लेंगे। ये तुम्हारा एनोड पर काम हो गया, ठीक है। अब कोलवेज अंकल का नाम मिटा देते हैं, रिएक्शन तो हमको समझ में आई गई है। अब जरा समझो, इसके बाद कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर कौन दौड़ता है? कैटायंस, और कैटायंस के अलावा इसके छोड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स। तो तुम्हारे कैथोड पर कौन मौजूद है? वाटर। तो वाटर जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो देखो यहां पर तुम्हारा जो वाटर है ना, ये होमोलेसिस करेगा। अगेन ध्यान रखना, यहां पर वाटर भी क्या करेगा? होमोलेसिस। समझ रहे हो क्या करेगा? होमोलेसिस। एक कह रहा हूं ऐसा कर दो, तो होमोलेसिस में ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर, ये O और H, ये ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 और ये अपना इलेक्ट्रॉन। भाई जब होमोलेसिस हुआ तो ये बॉन्ड टूट गया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन खींच लिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन खींच लिया, ठीक है। अब क्या हुआ? ये जो नया इलेक्ट्रॉन आया ये इस ऑक्सीजन ने एक्सेप्ट कर लिया, तो इसलिए इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज। ये जाता हो तो भाड़ में जाए। ये O इसके Na के साथ NaOH बन के बाहर हो जाएगा। तो मैं यहां पर 2 लगा देता हूं, यहां पर 2 लगा देता हूं, यहां पर 2 लगा देता हूं, यहां पर 2 लगा देता हूं। अब ये H के फ्री रेडिकल, आप लोग जानते हो हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो ये H2 बन के बाहर हो जाएगा। और ये जो तुम्हारा 2OH नेगेटिव बचा है, ये तुम्हारे 2Na पॉजिटिव के साथ बचकर 2NaOH बन के बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका रिएक्शन जो है ये ओवरऑल काम करेगा। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं? फटाफट से इसको नोट करो, ठीक है। अच्छा, एक सवाल मैं आपको बता दूं कि आप यहां पर कोलबे अंकल के अंदर देखो, 2 आपके अल्काइल ग्रुप फ्री रेडिकल बनने की वजह से कंबाइन होकर जुड़ जाते हैं। तो यहां पर ध्यान रखना, आप इस रिएक्शन के अंदर यू कैन नेवर फॉर्म मीथेन, वी कैन नेवर फॉर्म मीथेन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 फ्री रेडिकल जुड़ते हैं, एडिशन हो जाता है 2 फ्री रेडिकल का। ये देखो, ये दोनों आपस में आकर जुड़ जाते हैं, तो आपको जो सबसे छोटा प्रोडक्ट मिलेगा वो ईथेन है। ईथेन और ईथेन से बड़े आप जरूर बना सकते हो, लेकिन मीथेन कभी नहीं बनेगा, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर अल्काइल ग्रुप के 2 फ्री रेडिकल डेवलप होते हैं और वो आपस में जुड़ते हैं, इसलिए वी कैन नेवर फॉर्म मीथेन। तो बच्चों, इसके साथ आपकी सारी प्रिपरेशंस खत्म होती है। अगले लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ में स्टार्ट करूंगा इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो बने रहो, पढ़ते रहो आराम से। कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में लिखो, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ में शेयर करो, इतना ही कर दो वो काफी है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे लाल्डो।